हेलो गाइस, यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसी तरह से बस लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको जैसे मालूम ही है, मैं कुछ हट के वीडियोस बनाना चाहता हूँ। बस आप लोगों की मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स की ज़रूरत है। तो बस मेरे को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मुझे मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो मुझे वीडियोज़ बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। एक्चुअली ये जो करंट, फिर वोल्टेज और जो मैंने हर एक चीज़ जो अब तक मैंने रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर जो भी मैंने बताई है, ये सबका एक पार्ट, यानी सबका बिगनिंग जो होता है, सबका जो चालू होता है काम, वो यहाँ से होता है, एटम। हालांकि ये वीडियो मुझे पहले बनाना चाहिए, लेकिन मैं पहले समझाना चाहता था कि मेरा वीडियोस किस प्रकार से रहने वाला है। इसी कारण मैंने इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट पहले बता दिए और अभी मैं एटम के ऊपर आ रहा हूँ। ओके, तो ये जो पहले तो आपको मैं बता दूँ इसके बारे में। एटम के अंदर जितना भी मैं लेक्चर दूँ उतना कम है, यानी कि अगर एक दिन पूरा भी इसके ऊपर लेक्चर दूँ ना तो भी आपको कम पड़ेगा। ओके, तो हम लोग उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि ये एटम होता क्या है, उसमें प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं, किस प्रकार से बनता है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट कैसे रहते हैं, उसमें कैलकुलेशंस कैसे होता है, वो छोटा सा जनरल एक आइडिया देख लेंगे। इसके ऊपर से हम लोग सोचेंगे कि करंट कैसे बनता है, वोल्टेज कैसे बनता है। ओके, तो मतलब जो मैंने करंट, वोल्टेज और एम्पियर्स के लिए जो मैंने बताया था आपको वीडियोस, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, यानी किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट एटम से होता है। ओके, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद है आज, वो सभी चीज़ बनी हुई है एटम की वजह से। हर चीज़ में एटम्स रहता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एटम से। एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम जो है ना, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूँ। एक समझो ये एक ऑरेंज है। ओके, ये एक ऑरेंज के अंदर कितने आइटम्स रहते हैं? तो काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब है कि आप अंदाज़ा नहीं ले सकते कि एक ऑरेंज के अंदर कितने एटम हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन का एक एटम है। ओके, तो ये एटम इतना छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है। पहले तो एटम का मतलब समझ लो। एटम मतलब एक इतना बारीक हिस्सा, एक वस्तु को काटा गया एक छोटा सा हिस्सा, अनकटेबल, जिसको और काट नहीं सकते, उस चीज को बोला जाता है एटम। यानी एक पर्टिकुलर पार्ट का एक सूक्ष्म स्वरूप, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ओके, जिसको हिंदी भाषा में परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को मैं इतना छोटे हिस्से में काट लूँ कि उसको आगे काटना मुश्किल है, उसको आगे और काट नहीं सकता, उसको बोलते हैं एटम। तो वैसे कई करोड़ों 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 एटम मिलके एक चीज़ बनी हुई रहती है। ओके, तो हर एटम एकदम सूक्ष्म रहता है। अगर मैं एक एटम को थोड़ा सा, मतलब एक समझो अपना जो ग्रेप्स रहता है, द्राक्ष जो रहता है, उतनी साइज का अगर मैं बना दूं तो एक ऑरेंज की साइज हो जाएगी समझो पृथ्वी के बराबर। यस, मतलब इतने एटम्स एक ऑरेंज के अंदर रहते हैं, याद रखना। मतलब ऑरेंज के अंदर रखे हुए जितने भी एटम्स है, अगर मैं उस एटम की साइज एक ग्रेप्स के जितना कर दूं तो मेरा ऑरेंज की जो साइज हो जाएगी वो पृथ्वी के बराबर हो जाएगी। आप अंदाजा लगाओ कितने आइटम्स रह गए फिर इसके अंदर। ओके, तो ये है मेरा एटम। एटम हर चीज़ में मौजूद रहता है, खाने वाली, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, हर चीज़ में। अभी लकड़ा है तो उसके अंदर भी एटम्स मौजूद है। ओके, तो वैसे हर चीज़ में एटम रहता ही है, परमाणु रहता ही है, जिसके ज़रिए ही वो चीज़ बनी हुई रहती है, उसकी संरचना बनी हुई रहती है। अभी एटम जो रहते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। मतलब अगर आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा रहेगा, या किधर शायद 8वीं 10वीं में आपने पढ़ा रहेगा बुक्स में, साइंस की बुक में, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओके, इसमें बीच में कुछ ऐसा गोला बना हुआ रहता है और आजू बाजू को इस तरह स्टार जैसा कुछ रहता है। तो इसमें होता कैसा है, ये एटम्स जो है ना इतने सारे संरचना से बने हुए हैं। मतलब मान लो कि मेरा ये ऑरेंज का ही एटम्स है, तो देखो कितने एटम्स है, काउंटलेस। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लग सकते कि इसमें कितने एटम्स है। ओके, तो ये एटम को अगर मैं माइक्रोस्कोप यानी एक एकदम बारीक 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 करके मैं देखूँ तो एटम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये उसमें बीच में ऐसे दो अलग अलग कलर्स रहता है, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में रहता है कुछ, और ऐसे आजू बाजू में ना थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ एरिया दिख रहा है, मतलब एक धुंधला सा एरिया दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स का एरिया है, और ये बीच में जो रहता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बता दो इसका रीज़न, मतलब ये इस तरह से संरचना बताइए यहाँ पे। ये बीच वाला जो हिस्सा बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस।
ओके, और आजू बाजू जो वाला हिस्सा है ना जो धुंधला दिख रहा था वो इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा था। ओके, तो अभी ये न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिक्सचर। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज रहता है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है उसको एक जैसे एक चुंबक ले लो, तो चुंबक में एक नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है ना, इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग जैसे करंट में रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, और न्यूक्लियस को कोई चार्ज नहीं रहता है, ये ज़ीरो चार्ज रहता है, यानी न्यूट्रल रहता है। ये दोनों एक साथ में इकट्ठा होके जो एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक पृथ्वी है अपनी, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, और सूर्य जो है वो एक प्रकार से प्रोटॉन है, ऐसा समझ लो। तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगा रही है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आजू बाजू, सूर्य के आजू बाजू, जिसके जरिए पृथ्वी उसके आजू बाजू चक्कर लगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको ऐसा लगेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट होने चाहिए, हालांकि अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन इस एरिया के अंदर कुछ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर मतलब ये जो सर्कल है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटेरल। ओके, तो ये एक ऑर्बिटेरल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर 8 वैसे संरचना बनती है, मतलब उतनी ही कैपेसिटी रहती है एक ऑर्बिट में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बैठा सकता है, उससे ज़्यादा बैठते नहीं है। और इसका पर्टिकुलर एक डिस्टेंस रहता है। ये डिस्टेंस कैसे मेजर करता है, एग्जाम्पल के जरिए समझाऊँ तो एक टेनिस का अगर मैं बॉल लेता हूँ, टेनिस बॉल आपने देखा रहेगा, या गोल्फ बॉल देखा रहेगा, गोल्फ का बॉल देखा है आपने, तो ये गोल्फ का बॉल अगर मैं न्यूक्लियस मानता हूँ इसको, तो उसके 1 किलोमीटर के बाद इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू घूमते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने दूर रहेंगे आप समझ लो। अगर मैं एक परमाणु को, एक न्यूक्लियस को एक गोल्फ बॉल जितना भी रखूँ, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स 1 किलोमीटर के दायरे में घूमता रहेगा पहले ऑर्बिट, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स उसके 1 किलोमीटर का, तो इस तरह से मतलब उसकी पर्टिकुलर रेंज रहती है, उस रेंज के अनुसार वो घूमते रहते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप में देखने पर ये इस तरीके से दिखते हैं, एकदम दूर तक धुंधला सा ऐसा हिस्सा दिखाई देता है और बीच में ऐसा कुछ कणु दिखाई देता है जिसको परमाणु बोलता है बेसिकली। तो इसको हम लोग, ये जो हमारे लिए प्रोटॉन्स है और ये न्यूट्रॉन्स है, और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूमने की वजह से ऐसा धुंधला दिखाई दे रहा है। ओके, ये बहुत फास्ट घूमता है, इसकी कोई स्पीड को हम लोग मेजर नहीं कर पाए अब तक, लेकिन ये बहुत ही फास्ट घूमता है, इतना मालूम है। अगर आप देखो इसकी जो संरचना रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि प्रोटॉन जो जितने रहते हैं उतने ही नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रोटॉन है, ओके, तो उसके हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। वैसे अगर 2 प्रोटॉन है हीलियम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखो 3 प्रोटॉन है लिथियम के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पे देखो सोडियम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने ही प्रोटॉन्स है, इतने देखो रेड कलर में प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भले बीच में, लेकिन जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तभी वो स्टेबल माना जाता है, नहीं तो अनस्टेबल हो जाता है वो। ओके, अभी ये होता कैसा है कि मान लो कि मेरा जो न्यूक्लियस है, यानी बीच में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक थर बना हुआ है बीच में, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके आजू बाजू ऑर्बिट एरिया में, जिसको हम लोग शेल बोलते हैं, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो शेल, मैंने आपको बताया डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के अंदर सेल रहता है। ओके, तो ये शेल को भी कुछ नाम दिया गया है। ओके, पहला जो शेल है उसको के बोला जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे अलग अलग नाम से शेल को पहचाना जाता है। यानी पहले शेल को एक नंबर नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है के शेल, फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, क्यू शेल। ओके, तो उसके अंदर कुछ कैपेसिटी रहती है, हर शेल की इलेक्ट्रॉन्स जमा करने की कुछ कैपेसिटी रहती है। ओके, तो जैसे कि अगर मैं के शेल की बात करूं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठा सकता हूं, उससे ज़्यादा के शेल में बैठेगा ही नहीं। ओके, वैसे एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स में बैठा सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा क्यों है, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हालांकि उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी कैपेसिटी इतनी ही बैठती है। ये साइंटिस्ट लोगों ने अब तक बताया हुआ जो मुझे समझा है। ओके,
मेरा कुछ इसमें मास्टर ही नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेसिकली ये संरचना बनी कैसे है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शायद हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए, लेकिन ये गलती को आप सोचो कि अगर कुछ गलती आपको मिलती है मेरे वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, तो M के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, N के अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 50 इलेक्ट्रॉन्स, 72 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बिठाया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स बैठने की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे बताई गई है। इसका एक फॉर्मूला है 2n/2 2n/2। ओके, तो ये उसके फॉर्मूला के जरिए उसकी कैपेसिटी मेजर होती है। तो बेसिकली पहले ऑर्बिट में अगर पहले शेल में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 50 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 72 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी ऑर्बिट में मालूम नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। नॉर्मली 2 तो बैठते ही है, इतना यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये एटम का एक स्ट्रक्चर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठेंगे ना उसकी कैपेसिटी बताई है मैंने यहाँ पे। ओके, अभी ये जो आपने शायद ये ऐसा कोई भी टेबल देखा रहेगा, इसको हम लोग एटॉमिक टेबल बोल सकते हैं। एटॉमिक टेबल का मतलब ये होता है कि एक साइंटिस्ट है जिसने टेबल की डेवलपमेंट की है। ये स्ट्रक्चर के अंदर सभी के एटम्स के बारे में बताया कि जैसे कि ये जो है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कितने एटम्स रहता है वो यहाँ पे बताया। ये हीलियम है, उसमें कितने एटम्स रहते हैं वो यहाँ पे बताया। ये लिथियम में कितने एटम रहता है। ओके तो इस प्रकार से सभी के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे बताया। जैसे कि सिलिकॉन है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, वैसे ऑक्सीजन है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सभी के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, ये सभी के नाम है, ऑफकोर्स ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर इसमें और डिटेल में बताऊँ तो ये स्ट्रक्चर के अंदर ये जो टेबल है उसके अंदर आपको दिखाया गया, जो ब्लू कलर में जितना भी एरिया दिख रहा है वो सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल है, यानी जो धातु नहीं है, जिसमें से करंट पास नहीं होता है, उसको नॉन मेटल बोलते हैं। ओके, ये अगले वीडियो में बताऊंगा नॉन मेटल मेटल कैसे बना है वगैरह। लेकिन ये जो ब्लू अक्षर में दिख रहे हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल में गिना जाता है। फिर येलो कलर में जो भी चीज़ें दिख रही है ये है मेटाबॉल। मेटाबॉल्स का मतलब है सेमी मेटल, जिसको हम लोग बोल सके। सेमी मेटल का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में वो एज एन समझो कंडक्टर काम करता है, मेटल के जैसा काम करता है। जैसे हीट करो तो नॉन मेटल बन जाता है, या हीट करने पर मेटल बन जाता है, नॉर्मल कंडीशन में नॉन मेटल रहता है। तो ये प्रकार के जो तत्व है जो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है उसको मेटाबॉलिक कहा जाता है, जो यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाया जा रहा है टेबल के अंदर। और जितना भी रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये सभी चीज़ मेटल रहती है। ओके, जिसमें से करंट पास हो सकता है। ओके, तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से बताया गया, ये जो टेबल के अंदर आपको बताया गया है। चलिए एग्जांपल लेता हूँ मैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैंने बताया कि सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स जो रहती है वो किस प्रकार से रहती है, देखो यहाँ पे आपको सिलिकॉन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सिलिकॉन में यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको एटॉमिक नंबर है। ओके, तो सिलिकॉन के अंदर 14 नंबर है। तो यहाँ पे देखोगे पहले ऑर्बिट में यानी के वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था। देखो यहाँ पे टेबल, पहले में 2, फिर 8, फिर 18, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले में 2 है, फिर दूसरे में 8 है, 8 और 2 कितने हुए 10, और यहाँ पे टोटल 14 है। तो आखिरी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 4। ओके, तो इसके लिए इसको बोला जाता है सिलिकॉन। ये जो मेन है, मतलब अभी जैसे कि और एक चीज़ बता देता हूँ, कॉपर, और एक एग्जांपल मैंने लिया है कॉपर का। इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले में 2, फिर 8, फिर 18, कितने हुए 18 प्लस 10 तो 28 हुए, और ये 29 है तो एक आखिरी में आ जाएगा। ओके, तो ये कॉपर का एग्जांपल है। कॉपर के जो टेबल में आप देखोगे तो कॉपर में टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ पे कॉपर है ये। ओके, तीसरा एग्जांपल है तो ऑक्सीजन, जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन से मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो प्रोटॉन्स रहते हैं उसकी संख्या भी ऑफकोर्स 8 ही रहेगी, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ये इसमें देखो पहले ऑर्बिट में 2, फिर बाकी के ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8। तो इस प्रकार से मतलब एटम बनता है। एटम ये इसको बोला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से रहते हैं अंदर। ओके, अभी इसमें जो सेल रहता है, इसमें बीच में जो हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू घूमता रहता है, जो नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो प्रोटॉन रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट। इसमें शेल 1, शेल 2, शेल 3 रहता है,
जो आखिरी शेल रहता है ना, आखिरी शेल, उसको वी शेल भी कहा जाता है, या वी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। ये उसका टेक्निकल नाम है ना। आखिरी शेल में समझो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, जनरली कम होते हैं, जितने होने चाहिए एग्जैक्ट नंबर उससे कम ही रहता है, तो उसको बोलते हैं वी इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो। ओके, जो आखिरी ऑर्बिट है उसकी बात कर रहा हूँ, आखिरी शेल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वापिस तो हमारे जो सब लेयर्स भी रहते हैं, सब लेयर्स का मतलब है अभी जैसे कि के शेल है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। एल में 8, एम के अंदर 8 या 18। अभी 8 या 18 का मतलब कन्फ्यूजन आ गया वापस, मैंने तो यहाँ पे 18 बताया था पहले, अभी मैं बता रहा हूँ 8 भी चलता है 18 भी चलता है। एन के अंदर 8 चलता है, 18 चलता है, 32 भी चलता है। ओ के अंदर 8 चलता है या 18 चलता है। पी के अंदर 8 या 18 चलता है। क्यू के अंदर 8। यानी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शेल्स जो रहते हैं उसके भी सब शेल्स रहते हैं। सब शेल्स का मतलब है उसके अंदर भी हिस्से रहते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि मेरे एनर्जी लेवल है, उसमें सब शेल्स रहते हैं और उसके अंदर ऑर्बिटल रहता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। एनर्जी लेवल का मतलब है ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। ओके, फिर ये जो है सब शेल्स का मतलब है ये ऑर्बिटेरियल है। ओके, ऑर्बिटल का मतलब है गोलाकार, और सब शेल्स का मतलब है इसके अंदर बैठे गए इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स के अंदर बैठते हैं उसको बोलते हैं सब शेल्स। इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मान लो कि फ्लोर है, एक होटल है, उसका फ्लोर्स, एनर्जी लेवल यानी फ्लोर्स, ये जो है ना इसको फ्लोर बोला है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फिर रूम्स, इसमें बैठाए गए रूम्स, कितने जगह है बिठाने की। ओके, उसमें कितने बेड्स का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब बैठ सकते हैं एग्जैक्टली, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये आपको इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मेरा वीडियो ये समझ में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है आपको, लेकिन अगर आप कोशिश करके 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको मेरी भाषा या मेरी जो समझाने की टेक्निक है वो आपको शायद समझ में आ जाएगी। अभी ये देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने किया है, जो मैंने आपको सब लेयर्स के बारे में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। यानी मान लो कि ये जो गोलाकार है उसको मैं वी आकार में कट करता हूँ, तो वी आकार में कुछ इस प्रकार से उसको रहता है कि जो पहला ऑर्बिटल एरिया रहता है, पहला सब लेवल जो रहता है उसको लेवल 1 कहा गया, ऑफकोर्स यहाँ पे सब लेवल, उसको एस कहा जाता है। दूसरे सब लेवल में एस और पी रहता है, तीसरे सब लेवल में एस पी डी रहता है, फिर चौथे सब लेवल में एस पी डी एफ रहता है। अभी ये क्या है तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली ऑर्बिटर में किस तरह से काम करता है। मान लो कि होटल है मेरी, इसमें फर्स्ट फ्लोर यानी मेरा के वाला ऑर्बिटर की बात करो, के सब लेयर की बात करो, उसमें एक ही रूम रहता है जिसमें एक बेड रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, राइट। ओके, यानी पहले ऑर्बिट में मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। दूसरे में मैंने क्या बताया था, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दूसरा लेयर है। दूसरे लेयर में 2 रूम है, उसमें पहले रूम में 1 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इधर का ही है, एस है, और दूसरा जो है रूम उसमें पी इलेक्ट्रॉन्स यानी पी टाइप का जो आता है, उसको अंदर 3 बेड हम लोग बिठा सकते हैं। 3 बेड यानी कि टोटल आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। यानी दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8। अब ये तीसरे ऑर्बिट की बात करो, तीसरे शेल की बात करो। ओके, तीसरे शेल में एस पी और डी रहता है। एस यानी पहला नंबर का तो आ जाएगा सभी 2, ये दूसरे नंबर के भी 8 आ जाएंगे, और तीसरे नंबर में 5 बेड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 लोग अलग से। तो टोटल आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 18। ये 2, ये 8 और ये 10 यानी कितने हो गए, 18। यानी तीसरे शेल में मैंने कितना बताया, 18 लोग बैठ सकते हैं। और चौथे शेल में मैंने बताया 32 लोग। कैसे, पहले में ये 1 बेड है, इसमें 3 बेड है, इसमें 5 बेड है और इसमें 7 बेड है। तो अगर मैं 2 2 के कैलकुलेशन करूँ तो टोटल हो जाएगा 32। तो इस तरीके से मतलब ये ऑर्बिट के अंदर इस तरह से मैं बिठा सकता हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, ये बिठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो तीसरा और चौथा जो आगे जितने भी शेल्स है ना, दूसरा नंबर छोड़ के, पहले में 2 ही बैठेगा, उससे ज़्यादा बैठेगा नहीं। दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 रहेगा तो चल जाता है। ओके, चौथे 8 चाहिए या 18 चाहिए उसको, यहाँ पे भी 8 चाहिए, 18 चाहिए, 32 चाहिए। 8 पे भी वो काम करता है, 18 पे भी काम करता है, 32 पे भी काम करता है। ओके, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 8। याद रखना है मिनिमम 8 होना चाहिए, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर ये बहुत ज़रूरी है आपके काम का, क्योंकि इससे ही मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल बनता है।
इसलिए मैं आपको कंपलसरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 8 याद रखना। ओके, तो अभी मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बीच में जो न्यूक्लियस है, पहला जो के वाला जो सब शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल है, मतलब उसमें अंदर दूसरा कोई हिस्सा नहीं है पहले लेवल पे। ये दूसरे लेवल में 2 हिस्से रहते हैं। ओके, दो सब शेल्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 2 सब शेल का मतलब है एस और पी, ऐसे 2 सब शेल रहते हैं। पहले सब शेल में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, यानी इसके अंदर ही 2 सब शेल्स रहते हैं। और तीसरे लेवल में 3 सब शेल्स। 3 सब शेल्स का मतलब है ये देखो एस पी और डी। फिर चौथे नंबर पे 4 सब शेल्स रहेंगे। तो इस तरह से सब शेल्स, यानी जो न्यूक्लियस जो रहता है उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसको शेल बोलते हैं। और वो शेल के अंदर भी 2 हिस्से रहते हैं, 2 रहते हैं। पहले ऑर्बिट में कोई नहीं रहता, एक ही रहता है। दूसरे ऑर्बिट के अंदर, मतलब दूसरे शेल के अंदर 2 हिस्से, तीसरे शेल के अंदर 3 हिस्से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग प्रकार से बिठाए जाते हैं। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप समझने की कोशिश करो इसको। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स या जो एटम है वो काम करता है। अगर एटम इतना ही समझने में आसान रहता था तो एटॉमिक एनर्जी इतना हर कोई कंट्री बना देती थी। आजकल एटॉमिक बॉम्ब आपने सुना रहेगा, वो हर कोई कंट्री बना लेती थी। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है समझना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना। इसी वजह से कुछ ही कंट्री ने अब तक ये एटॉमिक बॉम्ब बनाया हुआ है। ओके, जिसमें से इंडिया एक है। सो इलेक्ट्रिक बैलेंस, अभी ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि एक समझो परमाणु है, एक परमाणु है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। अगर प्रोटॉन जितने हैं उतने ही बाहर न्यूट्रॉन्स है, जैसे कि पहले ऑर्बिट में 2, फिर तीसरे में 8, बराबर। मैंने अभी तक इतने नंबर्स बताए आपको। अगर ये प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? बैलेंस। देखो, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो एटम है, ओके, ये एटम के अंदर मान लो कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, या कम है, उसको अनबैलेंस बोला जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा है, मतलब कि ये देखो, द टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एन नेगेटिव चार्ज, यानी एक परमाणु के अंदर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज कंपेयर टू प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और कम है, मतलब जितने प्रोटॉन से उससे उसकी संख्या कम है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जिसको हम लोग होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने सुना रहेगा ये चीज़ डायोड के अंदर, होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ओके, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, जो नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, और प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसको हम लोग होल्स बोलते हैं, जिसको पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये है, ये स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको बहुत काम का है, क्योंकि अगले वीडियो में काम में आएगा अपने को। ये तो एक परमाणु की बात होगी। मान लो कि मैंने 2 एटम एक साथ में बिठा दिया है, तो 2 एटम के अंदर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक ही दिशा में नहीं घूमता रहेगा, दोनों परमाणु में से घूमता रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक के आजू बाजू ही घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो एक ही परमाणु के आजू बाजू घूम रहे हैं। अगर मैं इसी प्रकार से 2 एटम को एक साथ में ले लूँ, परमाणु को ले लूँ, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के आसपास घूमने लगना है। इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर भी घूमेंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर भी घूमेंगे, इस तरह से काम होता है। और अगर मैं कई हजारों एटम्स एक साथ में ले लूँ तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर भी घूमते रहते, उसको घूमने की बहुत बड़ी साइज मिल जाएगी। मान लो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, इस तरह से पूरे एरिया में घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये एक तरीका है उसको समझने। जैसे कि मान लो कि मेरा एक कॉपर है, तो कॉपर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जितने भी परमाणु रहते हैं, उसके जो अणु रहते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो पूरे हिस्से में घूमते रहते हैं। तो ये हिस्से में घूम रहे इसलिए तो मेटल है ना। ओके, यानी होता कैसा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो चीज़ रहती है वो नेगेटिव चार्ज जो चीज़ रहती है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो घूमते रहता है। ओके, और
इससे ही करंट बनता है। मैंने आपको बताया था करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी करंट बनता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं करंट। करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहता है। सो यहाँ पे होता क्या है सिस्टम कि मान लो कि मैंने एक समझो कॉपर वायर है, उसमें से करंट पास किया है, तो कॉपर वायर के अंदर रह गए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सभी एक दिशा में फ्लो होने लगेंगे। वो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे। और इसके अंदर से हम लोग माप सकते हैं, मतलब मैंने आपको एम्पियर के बारे में सिखाया था मल्टीमीटर के अंदर कि हम लोग एम्पियर टेस्टिंग कर सकते हैं। एम्पियर का मतलब है एक कितना करंट इसमें से पसार हो रहा है वो मैं चेक कर सकता हूँ। इसमें एक एम्पियर का मतलब होता है 6, मान लो इसमें 17 जीरोज है, टोटल 17 जीरोज है। 630000000000000000000 इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पसार होते हैं। एक एम्पियर का मतलब ये होता है कि एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पसार होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। यानी एक सेकंड में कितने एम्पियर मिलता है, तो इतने एम्पियर्स मिलते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो था थोड़ा सा। ये इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेटल, नॉन मेटल और मेटाबॉल के ऊपर है। हालांकि ये डायोड जो रहता है टॉपिक, हमारा डायोड टॉपिक है, उसमें पी रीजन और एन रीजन मैंने आपको बताया था। ये पी और एन कैसे बना ना, इसके लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। ओके, धरती की जो स्टार्टिंग है वही एटम से हुई है, इससे मैंने एटम के बारे में बताया। इसके वजह से भी सेकेंड वीडियो में मेटल धातु कैसे बना है, नॉन मेटल यानी अधातु कैसे बना है, और सेमी मेटल के बारे में बताने वाला हो। ओके, तो ये वीडियो का मेरा मकसद था कि एटम के बारे में, एटम की जो संरचना है, एटम कैसे बना है ना, ये एटम कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताओ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा आपको 2-3 बार ये वीडियो को शायद देखना पड़ेगा। मैंने समझाने की तो मेरे हिसाब से पूरी कोशिश की है, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।